आज हम लोग डिविडेंड करेंगे, ठीक है। डिविडेंड पे सेक्शन 2 क्लॉज 35 लगता है और सेक्शन 123 to 127 लगता है, और साथ में रूल्स लगते हैं कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 35 डिफ़ाइन करता है डिविडेंड। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब सारे प्रोविजंस जो फाइनल डिविडेंड पे लगते हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी लगेंगे, ठीक है। और डिविडेंड एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो ही डिविडेंड देना है, नहीं तो नहीं देना। और पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और कहाँ से पे करा जाता है डिविडेंड, करंट ईयर प्रॉफिट से या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स, ठीक है। फ्री रिजर्व्स क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 43 में डिफाइन है फ्री रिजर्व्स क्या होता है। फ्री रिजर्व होता है सच रिजर्व विच एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। वो वाले रिजर्व्स जो अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड वो होते हैं फ्री रिजर्व्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आता, अनरियलाइज्ड गेंस नहीं आते, नोशनल गेंस नहीं आते, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स नहीं आता। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो अवेलेबल हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आता, अनरियलाइज्ड गेंस, नोशनल गेंस, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड एनी चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज़, ये भी नहीं आता इसमें, ठीक है। समझ में आ गया। और जो डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर करा जाता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो भी डिविडेंड पे करा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड, और जो एजीएम में पे करा जाता है, ठीक है। और जो ड्यूरिंग द करंट ईयर पे करा जाता है, कोई भी डिविडेंड जो ड्यूरिंग द करंट ईयर पे करा जाता है या फिर बिटवीन 2 एजीएम पे करा जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। जो डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद दिया जाता है, एट द एजीएम दिया जाता है, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और जो ड्यूरिंग द करंट ईयर दिया जाता है, बिटवीन 2 एजीएम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिक्लेयर कौन करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग में। कंपनी के 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उसमें से सेकंड ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके रिकमेंड करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड सिर्फ बीआर से पास होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए उसके लिए, जनरल मीटिंग बुलाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती इंटरिम डिविडेंड के लिए, ठीक है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड ही नहीं करा डिविडेंड तो शेयर होल्डर खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, डिविडेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और इंक्रीज़ द रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो रेट ऑफ डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिक्स करा, अगर 5% फिक्स करा तो शेयर होल्डर बोल सकते हैं हमको तो 10% चाहिए, नहीं बोल सकते। वो ज़्यादा नहीं करवा सकते रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन कम करवा सकते हैं, ठीक है। वो शेयर होल्डर बोल रहे हैं कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि हमको कम रेट ऑफ डिविडेंड दे दो, बाकी पैसे तुम बिज़नेस में लगाओ। ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं बोल सकते, कम करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या क्या प्रोविज़न है मैंने बताया था, सेक्शन 123 to 127 लगेंगे, साथ में रूल्स लगेंगे। सबसे पहले सेक्शन 123 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कहाँ से 123 सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 बोलते हैं सोर्स, मतलब कहाँ से डिविडेंड को पे करेंगे। कहाँ से पे करते हैं, आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, या फिर बोथ करंट ईयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, या फिर आउट ऑफ द मनी जो किसने प्रोवाइड करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ गारंटी, ठीक है। एज अ गारंटी जो प्रोवाइड करी है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती नहीं है, अगर कभी दिया है किसी कंपनी को तो उसमें से पे कर सकती है कंपनी डिविडेंड, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट है ही नहीं तो कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड, वो बताएगा हमें रूल 3 बताएगा ऑफ रूल्स कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 का रूल 3 बताएगा। आगे पढ़ेंगे। अब जब भी डिविडेंड पे करना होता है, ये किसकी बात हो रही है, फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। जब भी फाइनल डिविडेंड पे करना है
उसमें जो भी हम प्रॉफिट लेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या करंट ईयर प्रॉफिट, उसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करना है और प्रीवियस ईयर का कोई भी लॉस है उसको माइनस करना है। सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, प्रीवियस ईयर का कोई भी लॉस और डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, जो बचेगा उसके बाद डिविडेंड देना है उस अमाउंट पर जो प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शेल बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो डिविडेंड का अमाउंट है जो डिक्लेयर करा है किसने, जनरल मीटिंग में करा होगा डिक्लेयर अगर फाइनल डिविडेंड है, बोर्ड मीटिंग में करा होगा अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो 5 दिन के अंदर डिक्लेरेशन से डिपॉजिट करना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। ठीक है, और वो पे करना है जब से डिक्लेयर करा था उसके 30 डेज़ के अंदर उसको पे भी करना है। ठीक है, और डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो लायबिलिटी बन जाती है, उसको टेकन बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उसके बाद कंपनी को देना ही पड़ेगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पे करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा ओनली कैश में पे करते हैं, ओनली एंड ओनली कैश। ठीक है, काइंड में पे नहीं कर सकते, डिविडेंड कभी भी काइंड में पे नहीं हो सकता। कैश में पे करेंगे और कैसे करेंगे, चेक से कर दो, वारंट से कर दो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दो। और किसको पे करेंगे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या फिर विद हिज ऑर्डर बेनिफिशियल ओनर को कर देंगे और बैंकर को कर देंगे। जब से डिविडेंड डिक्लेयर होता है 5 दिन के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करना है और डिक्लेरेशन से 30 डेज़ के अंदर पे कर देना है। पे कैसे करना है, सिर्फ कैश में करना है, बाय चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये किसकी बात हो रही है, फाइनल की भी और इंटरिम की भी। ठीक है, अब उसके बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कैसे पे करते हैं, कौन पे करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एट बोर्ड मीटिंग, नो नीड ऑफ एजीएम। इसमें जनरल मीटिंग बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेड बिटवीन 2 एजीएम, 2 एजीएम के बीच में पे होता है इंटरिम डिविडेंड। पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और बिफोर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा तब हो जाएगा, बिफोर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, व्हेन पे कब होता है, पे ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग एनी पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर एजीएम। जनरल मीटिंग से पहले होता है पे। ठीक है, जो जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होगा या जनरल मीटिंग के बाद पे होगा वो तो फाइनल डिविडेंड होगा। और कहाँ से पे होता है, जो फाइनल डिविडेंड होता है वो कहाँ से पे होता है, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बोथ, या फिर गारंटी मनी किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ गारंटी। ठीक है, और सोर्स कहाँ से पे होता है, ये इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है। अब कहाँ से पे होता है, आउट ऑफ द सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में कोई सरप्लस पड़ा है वहाँ से पे होता है। आउट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सेम फाइनेंशियल ईयर, कोई फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है वहाँ से पे हो जाता है। आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड अप टू लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब हमने डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड उसके प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है वहाँ से पे हो सकता है। पीएनएल के सरप्लस से पे हो सकता है, करंट ईयर के प्रॉफिट से पे हो सकता है, लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम, किसकी बात हो रही है, ये इंटरिम डिविडेंड। ये कितना हो सकता है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा शेल नॉट बी हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। कंपनी ने जो पिछले 3 सालों से जो डिविडेंड दे रही है उसके रेट का तीनों का एवरेज कर दो, उतना डिविडेंड दे सकती है कंपनी में अगर लॉस हो रहा है तो, प्रॉफिट नहीं है अगर कंपनी में। एग्जाम्पल है 2018-19 करंट ईयर है, इसमें कंपनी ने डिविडेंड देना है। लास्ट 3 ईयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड देखेंगे 30%, 20%, 10%, सबका एवरेज निकाल देंगे, कितना आएगा 20%। अब करंट ईयर में कंपनी 20% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती। ठीक है, अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो। ठीक है, और जो इंटरिम डिविडेंड है उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉस डेप्रीसिएशन अप्लाई नहीं होता इंटरिम डिविडेंड में। मतलब अगर हम जब फाइनल डिविडेंड देते हैं तो प्रॉफिट में से सबसे पहले लॉस माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो उसमें से डेप्रीसिएशन और लॉस माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे कैसे पे करना होता है, प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे पे करना है, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, हाउ टू पे, कैसे पे करना है, डिपॉजिट करना है डिक्लेरेशन से 5 डेज़ के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, उसके बाद 30 डेज़ के अंदर पे करना है। ठीक है, और कैसे पे करना है, सिर्फ कैश में करना है, काइंड में नहीं करना पे। ठीक है, उसके बाद 30 डेज़ एक्सपायर होने के 7 दिन के, अगर फिर भी अनपेड बच गया, अगर 30 डेज़ एक्सपायर होगा फिर भी अनपेड बच गया, अनक्लेम्ड हो गया डिविडेंड,
तो 7 दिन के अंदर डिपॉजिट करना है सेपरेट बैंक अकाउंट में विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर 30 डेज़ ख़त्म हो गए तब भी जो डिविडेंड है हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, अनपेड है, अभी भी अनपेड अनक्लेम्ड है, तो 7 डेज़ के अंदर क्या करना है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और जब से हमने ट्रांसफ़र करा है उसके 90 डेज़ के अंदर हमको एक लिस्ट बनानी है, प्रिपेयर करनी है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू द अनपेड अकाउंट विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। जब से हमने ट्रांसफ़र करा है उसके 90 डेज़ के अंदर एक लिस्ट बनानी है शेयर होल्डर्स की जिनका अनपेड है डिविडेंड अभी, ठीक है, और अपलोड करनी है वेबसाइट पे कंपनी की और एनी अदर वेबसाइट जो नोटिफाई करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर कंपनी ये सब करना भूल गई तो कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लगेगा कंपनी पे 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। इसके बाद जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कितने साल तक पैसा रहता है? 7 साल तक पैसा रहेगा। उसके बाद भी अगर अनक्लेम्ड अनपेड रहा तो IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहले हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं? 5 दिन के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। 30 डेज़ में पेमेंट नहीं हुई तो 7 दिन के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद 7 साल तक वहीं पड़ा रहता है पैसा, मतलब डिविडेंड का अमाउंट, और उसके बाद भी अगर अनक्लेम्ड अनपेड रहा तो ट्रांसफ़र कर देते हैं IEPF अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर पेनल्टी लग जाएगी, अगर कंपनी फेल हो गई टू कंप्लाई विद द अबव प्रोविजंस, कितना फ़ाइन लगेगा कंपनी पे? मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, 5 लाख से 25 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है। और OID मतलब ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे कितना लग सकता है? मिनिमम 1 लाख फ़ाइन, मैक्सिमम 5 लाख फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से देती है? तो रूल 3 लगता है उसमें, कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। बताया था ना मैंने पीछे, कंपनी पेमेंट कहाँ से करती है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, करंट ईयर प्रॉफिट से, फ्री रिजर्व से, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी पेमेंट कहाँ से करेगी? रिजर्व से करेगी। और कैसे करेगी? रूल 3 बताता है। सबसे पहले हमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कंपनी मे पे डिविडेंड, मे पे और डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स विद द फॉलोइंग कंडीशंस। कंपनी फ्री रिजर्व से पेमेंट कर सकती है डिविडेंड की, लेकिन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या क्या? जो रेट होगा डिविडेंड का वो कितना होगा? पिछले 3 साल के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज होगा, ठीक है। जो कंपनी जिस रेट पे डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, वो रेट क्या होगा? पिछले 3 साल के डिविडेंड जो कंपनी ने पे करा होगा उसका एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में डिविडेंड पे ही नहीं करा था तो ये वाला प्रोविज़न लगेगा ही नहीं। ये तब लगेगा जब कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड पे करा हो, ठीक है। और लिमिट कितना विड्रॉ कर सकती है कंपनी फ्री रिजर्व से? अप टू 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कंपनी कितना कर सकती है? अप टू 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल विड्रॉ कर सकती है। विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने के बाद क्या करेगी? प्रीवियस ईयर के जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं और डेप्रिसिएशन है उनको माइनस करेगी। सबसे पहले विड्रॉ कर लिया, रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लिया। अगर पिछले 3 साल में डिविडेंड नहीं दिया था किसी भी साल में तो ये वाला प्रोविज़न लगेगा ही नहीं। उसके बाद विड्रॉ करना है 1/10 अमाउंट ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ करना है लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को, और ये सब करने के बाद, विड्रॉ करने के बाद कितना पैसा बचना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में? आफ्टर विड्रॉल कितना बचना चाहिए? मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचना चाहिए। कितना? मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किस में बचना चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचना चाहिए, ठीक है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके 1 लाख शेयर्स हैं @10 ईच, 10 लाख हो गए। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख हैं, 1 लाख का रीवैल्यूएशन रिजर्व है, फ्री रिजर्व्स हो गए 4 लाख, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व तो लेते नहीं, मैंने बताया था ना पहले, इसमें अनरियलाइज्ड गेंस, नोशनल गेंस और रीवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं लेते। लॉसेस कितने हैं? 1 लाख, और लास्ट पेड डिविडेंड पिछले 3 सालों का हमें रेट दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, 3 ईयर्स के एवरेज का निकाल लेते हैं हम। इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 20% एवरेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख, प्लस फ्री रिजर्व्स कितने? 4 लाख। 1/10 ऑफ 14 लाख पे निकाल सकते हैं। 1/10 ऑफ 14 लाख कितना होता है? 1.4 लाख हमने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को। लॉस कितना है? 1 लाख।
1.4 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया, 40,000 बच गया। हमारे पास कितने पैसे बच गए डिविडेंड के लिए? 40,000। अब डिविडेंड का रेट कितना निकला था? 20%। लेकिन किस पे देना है हमें डिविडेंड? शेयर्स पे देना है। शेयर कितने? 10 लाख हैं, 10 लाख के शेयर्स हैं, तो 20% में 10 लाख देना है, 2 लाख देना है हमें डिविडेंड। लेकिन हमारे पास तो 40,000 है, तो कैसे देंगे? हम सिर्फ 4% दे सकते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 40,000 डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख, तो कितना दे सकते हैं? सिर्फ 4% डिविडेंड दे सकते हैं, 20% नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि कम से कम 15% बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में। 15% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख। 10 लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, 1,50,000 होता है इसका 15%। अब कितना बच रहा है? हमने कितने निकाले थे? 1.4 लाख निकाले थे। टोटल कितने? रिजर्व्स में कितने पैसे थे? 5 लाख थे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का 15% कम से कम। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितने पैसे थे? 5 लाख। हमने निकाल कितने लिए? 1.4 लाख। ठीक है, और कितने बच गए? 3.6 लाख बच गए। ठीक है, और इसमें कितना होना चाहिए? 1.5 लाख होने चाहिए। 1.5 लाख से ज़्यादा है तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम रूल 3 लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ईजी इतना ही है। डिविडेंड चैप्टर ख़त्म। बहुत ईजी चैप्टर है, ध्यान से देखो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।